नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म जीके इंडिका के इस मंच पर। आपका दोस्त अखिलेश चौधरी आज आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ा हुआ हूं। का नाम है आरक्षण, रिजर्वेशन। आरक्षण किस लिए हमारे देश में लागू करवाया गया था? आरक्षण के क्या महत्व थे? क्या जो कारण रहे होंगे कि आरक्षण जो व्यवस्था अपनाई गई थी? और इस पूरी व्यवस्था में हमारे संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या सोच रखी होगी? क्या उनकी उस समय की व्यक्तिगत विचारधारा कहें, या व्यक्तिगत विचारधारा से ज़्यादा ये कहूँ कि उस समय के जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है उसको देखकर विकास करने के लिए जो अवधारणा उन्होंने सोची होगी आरक्षण की, के पीछे क्या कहानी रही होगी, तो हम लोग समझने की। पर पहले मैं आपको कहूं कि आरक्षण समझने से पहले आपको जो है अपने दिमाग के अंदर जो एक बायसनेस आपके अंदर है, एक जो पक्षपात चलता है, कुछ लोग हैं जो आरक्षण के पक्ष में हैं, कुछ लोग जो हैं आरक्षण के विपक्ष में हैं, उसको थोड़ा हटाकर इस वीडियो को देखना होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये चीज। और आरक्षण पर चर्चा करें उस सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि आरक्षण हमारे संविधान में कहां पर उल्लेखित है, किस प्रकार का है, कितने प्रकार से है, और वो कैसे हमें प्राप्त होता है। हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस क्लास के अंदर कि आरक्षण हमें कैसे मिलता है। ठीक है? हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? आरक्षण के ऊपर। आरक्षण हमें किस प्रकार प्राप्त होता। अब आरक्षण का प्रावधान कहां पर है? तो ये संविधान के अंदर किया गया है। और संविधान के अंदर आरक्षण का प्रावधान करने में कौन थे? सर, संविधान के अंदर जो है आरक्षण का प्रावधान पूरी संविधान सभा ने किया है ना। कोई एक दो व्यक्ति उसके अंदर नहीं है, पूरी संविधान सभा रही है जिसने सारी व्यवस्थाएं की है। हाँ, इस संविधान सभा के अंदर एक समिति थी जिसका नाम था प्रारूप समिति। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। तो उनके जो है पर महत्वपूर्ण योगदान जरूर माना जा सकता है, डॉक्टर भीमराव। ठीक है, फिर अब हम जो देख रहे हैं वो है आरक्षण किस प्रकार से आया है। आरक्षण, ये जो आरक्षण है, इसकी पहली बात तो आप सभी लोगों को ये याद रखनी है कि जो आरक्षण है ये हमारे संविधान के अंदर अलग अलग प्रकार से तीन तरीकों का है। कितने तरीकों का है? तीन तरीकों। कौन कौन सा है? सर, एक आरक्षण है शिक्षा के अंदर है बेटा, शिक्षा में। एक आरक्षण है रोजगार यानी कि नौकरी में। और एक आरक्षण है राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि पॉलिटिक्स में, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, पॉलिटिक्स। ठीक है। शिक्षा के अंदर जो आरक्षण है, एजुकेशन के अंदर जो आरक्षण है, वो आप लोग पढ़ते हो आर्टिकल 15 में। कहाँ पढ़ते हो बेटा? अनुच्छेद 15 के अंदर, जो कि क्या है? एक मूल अधिकार है। आर्टिकल 15 में है। और ये क्या है बेटा? एक मूल अधिकार के अंदर आप लोग पढ़ोगे कि जो विशेष वर्ग हैं, जैसे कि कोई सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, कोई सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, ठीक है, इनके लिए क्या है? विशेष व्यवस्थाएं करनी है। महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष व्यवस्थाएं करनी है। ये आर्टिकल 15 के तहत आता है। उसी के अंदर आपको क्या दिया गया है? शिक्षा का आरक्षण दिया गया है। यानी कि जब भी आप किसी हायर इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने जाते हैं, तो वहां पर आपको सामाजिक एवं आर्थिक तौर पर या शैक्षणिक तौर पर पिछड़े होने के कारण जो है आपको क्या मिलता है? वहां पर रिजर्वेशन या आरक्षण मिलता है। दूसरा आरक्षण कहां पर है बेटा? तो सर, दूसरा आरक्षण है रोजगार के अंदर, जो कहां लिखा गया है? ये लिखा गया है आर्टिकल 16 में। कहां लिखा गया बेटा? अनुच्छेद 16 के अंदर। जो भी एक क्या है? मूल अधिकार। जो भी एक क्या है बेटा? मूल अधिकार है। और इसके अंदर भी ये लिखा गया है कि सामाजिक या शैक्षणिक तौर पर पिछड़े होने के कारण जो है रोजगार के अंदर भी क्या दिए जाएंगे? आरक्षण दिया जाएगा। फिर आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ईडब्ल्यूएस वाला। तो एक नया संविधान संशोधन किया गया और इसके अंदर आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनको भी क्या दिया गया है? रोजगार के अंदर आरक्षण दिया गया है। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के अंदर शिक्षा और रोजगार के अंदर जो है आरक्षण दिए गए हैं, जो कि एक मूल अधिकारों के तहत हमको मिलते।
हम बात करते हैं किसकी, अगले वाले की, का नाम क्या है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आप सभी को पता है कि हमारे देश में क्या होते हैं बेटा, चुनाव होते हैं, और चुनाव में हमारे देश में किस प्रकार से आरक्षण है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के लिए एक नई स्लाइड पर जाते हैं। यहां लिखता हूं मैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, इस राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, चुनाव में आरक्षण किस प्रकार से है, चुनाव में आरक्षण। इसको सरल भाषा में समझने के लिए मैंने आपको क्या लिख दिया यहां पर, चुनाव में आरक्षण। अब चुनाव में आरक्षण किस प्रकार है, देखिएगा थोड़ा सा, सुनना बेटा। हमारे यहां पर एक है विधायिका। विधायिका का मतलब क्या होता है, सरकार का वह अंग जो कानून व्यवस्था बनाने की काम करता है, वो क्या कहलाती है, विधायिका कहलाती है। और इस विधायिका के अंदर, देश के अंदर तो होती है संसद, देश में कौन होती है बेटा, संसद होती है, और राज्यों के अंदर क्या होती है, विधान मंडल होती है। राज्यों में कौन होती है, विधान मंडल। ठीक है, फिर एक होती है हमारे देश के अंदर कार्यपालिका। कार्यपालिका का क्या काम होता है बेटा, कार्यपालिका का काम होता है जो कानून विधायिका ने बनाए हैं, इनको लागू कौन करवाएगी, कार्यपालिका इनको लागू करवाएगी। ठीक है ना, समझ में आई बात ये। और कार्यपालिका के अंदर जो है, जहां हम लोग चुनाव में आरक्षण की बात करेंगे, वो व्यवस्था है पंचायती राज। क्या नाम है बेटा, पंचायती राज। हाँ सर, थोड़ा सा समझ में आया कि पंचायती राज का मतलब होता है आपका सरपंच, नगर निगम के अध्यक्ष, महापौर जिनको हम लोग कहते हैं, वो सब। ठीक है, यहाँ वाली व्यवस्था। तो हमारे पास यहाँ पर भी क्या है, आरक्षण है। कार्यपालिका के तहत हमारे पास पंचायती राज में आरक्षण है, और ये जो आरक्षण दिया गया वो किस किस को मिला है, एससी को मिला है, एसटी को मिला है, ओबीसी को मिला है, महिला को मिला है, यानी कि वुमेन्स को मिला है। किस किस को मिल गया बेटा, एससी को, एसटी को, ओबीसी को और वुमेन्स को मिला हुआ है। कहाँ मिला हुआ है, तो सर ये मिला हुआ है आपके पंचायती राज में, जो कि किसके तहत आती है, कार्यपालिका के तहत आती है। ठीक है, आप लोग अनुच्छेद पढ़ते हो 243, 243 आर्टिकल, इसके अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं, अलग अलग अनुच्छेदों के अंदर लिखी गई है, तो वो वहां पर हमारे अंदर पढ़ने को मिलता है। आर्टिकल 243 के तहत मिलता है। आर्टिकल कौन सा आता है बेटा आपके, 243। फिर हम लोग बात करते हैं विधायिका के अंदर। तो विधायिका में एक है संसद, जो कि किसके लिए है, देश के लिए, और एक है विधान मंडल, जो कि किसके लिए है, राज्यों के लिए है। अब इस बात करते हैं सबसे पहले किसकी, संसद की। तो हमारे देश के अंदर जो संसद है, इसके दो सदन हैं। एक का नाम तो क्या है बेटा, राज्यसभा, राज्यसभा, और एक है लोकसभा, लोकसभा। ठीक है, अब आपको एक बात याद रखनी है कि हमारे देश के अंदर जब भी राज्यसभा का चुनाव होता है, वो चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका मतलब है कि राज्यसभा के चुनाव के अंदर जब भी वोटिंग करने की बारी आती है, तब वोट ना तो आप देते हैं ना मैं देता हूं, वोट देते हैं हमारे द्वारा चुने गए एमएलए यानी कि विधायक साहब। ठीक है, हमारे राज्यों के अंदर जो विधायक चुने जाते हैं, जिनका चुनाव होता है, वो बाद में किसको वोट देते हैं, राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट देते हैं। तो हमारे देश के अंदर राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनका प्रत्यक्ष तौर पर जनता के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट जनता से उनका कोई भी लिंक नहीं है। अब चूंकि राज्यसभा के सदस्यों का जनता से डायरेक्ट लिंक कोई भी नहीं है, तो राज्यसभा के अंदर चुनाव में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। राज्यसभा में चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार विधानमंडल, और इस विधानमंडल को देखते हैं तो इसके अंदर भी दो सदन है। एक का नाम क्या है बेटा, एक का नाम है विधान परिषद और एक का नाम है विधान सभा। ये आपके मान लेते हैं क्या, विधान परिषद, और ये आपके मान लेते हैं क्या बेटा, विधान सभा, सभा। इस विधान परिषद के अंदर भी जो लोग चुनकर आते हैं, इनका भी
जनता से सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद पीपल्स। तो यहाँ पर भी जो है चुनाव के अंदर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर भी चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, पर भी चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था। इसका मतलब ये एक बात क्लियर हुई कि विधायिका के अंदर जो लोकसभा है और जो विधानसभा है, यहाँ पर केवल क्या है, चुनाव के अंदर आरक्षण की व्यवस्था है। बिल्कुल यहीं पर जो है चुनाव के अंदर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब वो आरक्षण की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है तो देखना, पहले बात करते हैं किसके बारे में, लोकसभा के बारे में। अब लोकसभा के अंदर आपको याद रखना है कि सर हमारे संविधान के अंदर एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 330, और एक आर्टिकल है का नाम था आर्टिकल 331। आर्टिकल 330 के अंदर एससी और एसटी कैटेगरी के आरक्षण की बात की गई है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण की बात की गई है। वहीं आर्टिकल 331 के अंदर एक एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय के आरक्षण की बात की गई है। एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय की जो है आरक्षण की बात की गई है। आर्टिकल 330 के अंदर चुनाव में, किसके चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में एससी और एसटी कैटेगरी के चुनाव के अंदर आरक्षण में इनकी कैटेगरी के लिए चुनाव की बात, आरक्षण की बात की गई है। दूसरा आर्टिकल 331 जिसके अंदर लोकसभा के चुनाव के अंदर राष्ट्रपति जी एंग्लो इंडियंस को मनोनीत कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को लोकसभा के अंदर क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं, और वो 2 सदस्य कौन होते हैं, एंग्लो इंडियंस होते हैं। तो ये क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। उनको मनोनीत कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। और इधर आते हैं हम लोग विधानसभा के अंदर, तो विधानसभा के लिए भी 2 आर्टिकल हैं जो कहाँ लिखे गए हैं आपके सर, ये लिखे गए हैं अलग अलग अनुच्छेदों में। एक आर्टिकल है आपका 332 और एक आर्टिकल है आपका 333, ठीक है। आर्टिकल 332 में क्या लिखा गया है कि विधानसभा के अंदर भी एससी और एसटी कैटेगरी को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। जबकि आर्टिकल 333 क्या कहता है, आर्टिकल 333 ये कहता है कि विधानसभा के अंदर भी राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। कितने को, एक एंग्लो इंडियन को क्या कर सकते हैं बेटा, मनोनीत कर सकते हैं। एक एंग्लो इंडियन को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। वापस पूरी कहानी समझाता हूं, सुनना। हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक प्रतिनिधित्व या चुनाव के अंदर आरक्षण। चुनाव के अंदर आरक्षण 2 प्रकार से, एक तो विधायिका में जो कि कानून बनाने का काम करती है, और एक कार्यपालिका में जो कानूनों को लागू करवाती है। कार्यपालिका में पंचायती राज के अंदर है जो कि एससी, एसटी, ओबीसी और वुमेन्स के लिए है, और आर्टिकल 243 के अंदर इसका उल्लेख है। जबकि आगे बात करें हम लोग किसकी, विधायिका की, तो विधायिका के अंदर देश में संसद और राज्यों के अंदर क्या है, विधानमंडल है। संसद के अंदर क्या व्यवस्था है, तो सर संसद में 2 सदन है, एक का नाम राज्यसभा, एक का नाम लोकसभा। राज्यसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है, जबकि लोकसभा के अंदर आर्टिकल 330 में एससी और एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षण है, जबकि आर्टिकल 331 के अंदर एंग्लो इंडियंस का आरक्षण था, ठीक है। फिर बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा के अंदर विधानमंडल में विधान परिषद के अंदर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है, जबकि विधानसभा के अंदर अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333 में अलग अलग आरक्षण लिखे गए हैं। 332 के अंदर एससी और एसटी के लिए है, जबकि 333 में राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो है वो लिखा गया। अब याद और एक आपको नई बात क्या रखनी है कि जब संविधान का लागू किया गया तो ये आरक्षण प्राप्त कैसे हुआ। इस आरक्षण को प्राप्त करने के पीछे की कहानी क्या है वो लिखी गई है भाग 16 में। भाग 16 के अंदर, संविधान के अंदर अलग अलग भाग हैं, आप सभी को पता है ना। वर्तमान में कितने भाग हैं, 25 भाग हैं। उन 25 भाग में से एक भाग है जिसका नाम क्या है, भाग 16, और इसका टाइटल क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, ठीक। अब इसके अंदर आर्टिकल आते हैं आपके कहां से कहां तक ये आपको याद रखना है, 330 से लेकर के 342 तक।
जिसमें से 330 में क्या था हमने पढ़ा सर, 330 के अंदर अभी आपने बताया था कि लोकसभा के अंदर एससी और एसटी कैटेगरी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। कि जनसंख्या के अनुपात में क्या मिलेगा बेटा, आरक्षण। ठीक है। फिर आर्टिकल 331 हम लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या था, लोकसभा के अंदर प्रेसिडेंट महोदय यानी कि राष्ट्रपति जी दो एंग्लो इंडियंस को क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं यानी कि मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर बात करते हैं आर्टिकल 332 की, और आर्टिकल 332 में क्या कहा गया है कि राज्यों की विधानसभा के अंदर एससी और एसटी कैटेगरी को उनकी जनसंख्या के अनुपात के अंदर क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 333, और आर्टिकल 333 क्या कहता है, आर्टिकल 333 ये कहता है कि विधानसभा के अंदर राज्यपाल यानी कि गवर्नर महोदय एक एंग्लो इंडियंस को अगर जरूरत है तो मनोनीत कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। ये चार बातें इन अलग अलग चार आर्टिकल्स में कही। फिर एक आर्टिकल आया जो सबसे खास हो गया, और उस आर्टिकल का नाम था अनुच्छेद 334। क्या नाम था उसका बेटा, अनुच्छेद 334 यानी कि 334। और इसमें कहा गया कि 330 से लेकर के 333 तक यानी कि आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 333 तक जो रिजर्वेशन की बात कही गई है, जो इन ये व्यवस्थाएं की बात की गई है, ये व्यवस्थाएं शुरुआत के 10 वर्षों तक रहेगी। कितने वर्षों तक रहेगी, 10 वर्षों तक। संविधान लागू होने के अगले 10 साल तक ये व्यवस्था, और जब 1950 के बाद जब 10 वर्ष पूरे हुए 1960 के अंदर, तो हम लोगों ने देखा कि साहब अभी स्थितियां ऐसी हैं कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, या जो एंग्लो इंडियंस हैं, इनका जो प्रतिनिधित्व है, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिक्स के अंदर, राजनीति के अंदर, इनका जो प्रतिनिधित्व है वो अभी इतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। तो हम लोगों ने किया 8वां संविधान संशोधन पहली बार, और उस 8वें संविधान संशोधन के अंदर एक व्यवस्था बैठाई कि साहब इस आरक्षण की व्यवस्था को 10 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है। इस आरक्षण की व्यवस्था को कितने वर्षों के लिए बढ़ाएंगे, 10 वर्षों के लिए बढ़ाएंगे। ऐसे करते करते हम लोग इसको 10 वर्ष करते करते आगे लेकर आ गए, और बात आ गई 2019 के अंदर। 2019 के अंदर 104वां संविधान संशोधन किया गया, और 104वें संविधान संशोधन के अंदर एक बात कही गई, और वो बात क्या थी मैं आपको बताता हूं कि 2019 के अंदर 104वां संविधान संशोधन हुआ, और 104वें संविधान संशोधन के अंदर ये कहा गया कि ये जो आपका आर्टिकल 330 है और जो आर्टिकल 332 है, जो कि एससी और एसटी कैटेगरी के आरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 330 और आर्टिकल 331 किसकी बात करता है, 330 और 332, सॉरी 30 और 332 लोकसभा में एससी एसटी के रिजर्वेशन की, और ये किसकी बात करता है, विधानसभा में एससी और एसटी के रिजर्वेशन की बात करता है। इसको 10 वर्षों तक बढ़ाया जाता है। कितने वर्षों तक बढ़ाया जाता है, 10 वर्षों तक। लेकिन इस 104वें संविधान संशोधन के अंदर 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि जो आपके वो है एंग्लो इंडियंस, इनके साथ में क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसका मतलब ये मान लिया गया कि अब जो एंग्लो इंडियन वाला रिजर्वेशन है, जो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता है, ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है, और एससी और एसटी कैटेगरी का जो आरक्षण है इसको आगे बढ़ा दिया गया है। तो कई बार बच्चे याद करते हैं कि सर एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण है वो कब समाप्त हुआ, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो ये याद रख सकते हो आप लोग कि ये व्यवस्था कुछ इस प्रकार से आई। अब सवाल क्या बन सकता है कि क्या महिलाओं को चुनाव के अंदर आरक्षण है या नहीं है, तो याद रखना नया सवाल बनकर आता है, क्या महिलाओं को चुनाव में आरक्षण है या नहीं है। तो बिल्कुल महिलाओं के चुनाव के आरक्षण के लिए नया एक अनुच्छेद हुआ, नया परिवर्तन हुआ, नया संविधान संशोधन हुआ,
महिलाओं को चुनाव में आरक्षण देने के लिए, ठीक है ना। और ये आरक्षण अनुच्छेद आपका जो है संविधान संशोधन कौन सा हुआ, ये हुआ 106वां संविधान संशोधन। तो 6वां संविधान संशोधन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 2023 के अंदर हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या व्यवस्था हुई, इसके अंदर व्यवस्था ये की गई कि नए आर्टिकल जोड़े गए। कौन कौन से आर्टिकल नए जोड़े गए, एक आर्टिकल जोड़ा गया 330, एक आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया 330 ए, एक आर्टिकल जोड़ा गया 332 ए, 332 ए, और एक आर्टिकल जोड़ा गया 249 ए, ठीक है। और इसमें क्या लिखा गया, 330 ए के अंदर लिखा गया कि लोकसभा के अंदर चुनाव में महिलाओं को, तो महिलाओं को 1/3 क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए ना। लोकसभा में चुनावों के अंदर महिलाओं को क्या दिया जाए, 1/3 आरक्षण दिया जाए, ठीक है। 332 ए में क्या लिखा गया कि विधानसभा के अंदर महिलाओं को क्या दिया जाए बेटा, आरक्षण दिया जाए। कितना दिया जाए, 1/3 आरक्षण दिया जाए। किसको दिया जाए, महिलाओं को, ठीक है। और 249 ए के अंदर क्या लिखा गया कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर विधानसभा की व्यवस्था, जैसे दिल्ली के अंदर है, पुदुचेरी के अंदर है, वहां पर भी महिलाओं को क्या मिले, वहां पर भी महिलाओं को क्या मिले, 1/3 आरक्षण मिले। महिलाओं को क्या मिले बेटा, 1/3 आरक्षण मिले। ये पूरी कहानी है चुनाव के अंदर आरक्षण की। चुनाव में किस प्रकार से आरक्षण मिलता है, किस प्रकार से आगे बातें होती हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये जो चुनाव के अंदर आरक्षण वर्तमान में दिया जा रहा है, ये सही है या गलत है। अगर सही है तो किस उद्देश्य से सही है, अगर गलत है तो किन कारणों के आधार पर आप इनको गलत मानते हैं। आपका निजी कारण हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आप किसी भी प्रकार की द्वेष भावना को रखकर जो है सही और गलत का निर्णय ना दें। इस वीडियो का पर्पस ये था कि आपको उस परिदृश्य से रूबरू करवाया जाए जिस परिदृश्य के आधार पर ये आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है, और हमारे देश के अंदर इस व्यवस्था का फायदा उठाकर उन सारी जातियों को, उन सारे वर्गों को, उन सारे समुदायों को आगे लाया जाए जो कि वास्तव में पिछड़े हुए हैं, जिनका कि राजनीति में कोई खासा प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको और आसानी से समझ में आई होंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि मैं आपको और इतनी जो है खूब सारी ऐसी बातें बताता रहूं जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके बहुत काम आने वाली हैं। चाहे एग्जाम की दृष्टि से बात करें या चाहे बिना एग्जाम के भी आपका जो एक मानवीय ज्ञान है की वृद्धि की बात करें। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।